के लिए हमारे साथ टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी है और तुहिन कांत पांडे डीपम सेक्रेटरी हैं। सर, सबसे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी आपके पास आना चाहेंगे। सर, कैपेक्स जो है 11 लाख करोड़ 11.11 लाख, ये कहा जा रहा है कि पिछले साल का जो 10 लाख करोड़ था उसमें भी अभी 9.5 ही शायद यूटिलाइज हो पाएगा इस फिस्कल में। बोरोइंग हमारा 14.13 लाख करोड़ का है। कैसे आप बैलेंस बना पा रहे हैं कि आप फिस्कल डेफिसिट को कम कर पा रहे हैं? क्या प्रोविजनिंग है? फिस्कल डेफिसिट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि रेवेन्यू जो है उसमें हम अगले साल 11.5% का बढ़ोतरी हम अनुमान करते हैं कि होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इस साल बहुत बड़े मात्रा में ग्रो हुआ है और अगले साल वो मेंटेन होगा। और तीसरा कि हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ही एक टाइट कंट्रोल रखा हुआ है, तो इन तीन कारण से हम इसको मैनेज कर पाएंगे 5.1% डेफिसिट इवन विद द कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। एक एग्रीकल्चर क्रेडिट के नंबर्स क्या हैं सर? वो क्लियर नहीं हो। क्या वो 20 लाख करोड़ के इस बार का? वो मेरे पास अभी नहीं है, वो नहीं। सॉरी। ओके सर, दूसरा हाउसिंग प्लान जो अनाउंस हुए हैं उसके कॉन्ट्रोल्स पे क्या इंटरेस्ट सबवेंशन एक पार्ट रहेगा कि उस पर और कुछ होंगे? और क्या ये सर जो क्या क्या हो सकता है उसका अभी डिस्कशन अभी भी चालू है। वहां वी आर डिस्कसिंग इट विद द मिनिस्ट्रीज। इसमें वो भी एक पॉसिबिलिटी है सबवेंशन। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि वो प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट को अच्छी तरह जोड़ के एक पैकेज बनाए। तो इसका अभी तक क्लैरिटी आने वाला है, अभी मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है। तीसरा आपसे एक और जानना चाहेंगे सर, एनपीएस को लेके एक कमेटी बनाई गई थी जिसको आप हेड कर रहे हैं कि रिस्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि एक मिनिमम गारंटी दिया जा सके नेशनल पेंशन स्कीम के, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे जा रहे हैं। उस पे क्या हो रहा है, उस पे कुछ क्लैरिटी दे? हमारे डेलिब्रेशंस ऑनगोइंग हैं। हमने कई स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन किया है और कैलकुलेशंस भी कर रहे हैं। हमारा आवर वर्क इज ऑन। ओके, तो कब तक हो जाएगा सर? उस पे कुछ मैं उसमें कुछ डेट अगले बजट में कुछ देने के लिए मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। ओके सर, पांडे सर आपके पास आना चाहेंगे। आपने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट के कॉन्टोर्स चेंज हो रहे हैं, अब हम वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो क्या आगे चलकर हम यही देखेंगे कि पीएसयूज का, जैसा कि आपने कहा कि 15 लाख करोड़ से 4 साल में हम 48 लाख करोड़ या उससे ज्यादा के ये हो गए हैं, तो अब हम डिसइन्वेस्ट नहीं करके वेल्थ क्रिएशन और डिविडेंड के थ्रू अर्निंग करेंगे? आगे गवर्नमेंट का क्या फोकस होगा? नहीं, वेल्थ क्रिएशन का मतलब ये नहीं होता कि परमानेंटली उसको हमेशा वेल्थ को रखना है। मेन चीज ये है कि जो यदि हम उसको एग्रेसिवली करेंगे तो हम जो वैल्यू क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी आई है उसको मिस कर देंगे। तो कैलिब्रेटेड, धीरे धीरे और तरीके से, और दोनों को करते हुए, डिसइन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, उनको देख के, टोटल रिसोर्सेज को देखते हुए करेंगे। क्योंकि हमारे पास एक है कि हम कंट्रीब्यूट करें बजट को, बट वो सस्टेन्ड बेसिस पे हमें करना चाहिए। ये नहीं कि हम 4 सालों में सब कुछ खत्म कर दें और उसके बाद हमारे पास कुछ हो ही नहीं करने को। और स्पेसिफिक डिसइन्वेस्टमेंट करना हुआ तो क्या आईडीबीआई बैंक इस अगले फिस्कल में हो जाएगा? एससीआई, आईडीबीआई बैंक, क्या आपको रखते हैं? आशा करते हैं, क्योंकि वो तो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस हैं, तो अगले फिस्कल तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें एनएमडीसी की, बीईएमएल की, इन सब में क्या प्रोग्रेस हो रहा है सर? बीपीसीएल इसमें भी अब एनएमडीसी, तो एनएमडीसी में आप जानते हैं कि उसमें तो पहले प्लांट भी तैयारी हो रही थी, जो कि प्लांट कमीशन हुआ है सितंबर में, तो उसका आगे उसको देखा जाएगा। और बेमल में भी आई थिंक डीमर्जर का इश्यू रहा है, डीमर्ज हो गया है, लेकिन उसमें भी हमें लैंड में एनओसीज और स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक जो एक्सेस लैंड की जो टाइटल जो दूसरे तक प्रॉपरली पास नहीं होती, तब तक वो ये रहेगा और जो बिडर्स हैं वो उसमें फाइनेंशियल बिड देने में संकोच करेंगे। एक और प्रश्न है, एलआईसी की ओएफसी की बात हो रही है कि एलआईसी की अब आईपीओ प्राइस के लगभग बड़ा आसपास आ गई हैं स्टॉक प्राइसेस, तो क्या सरकार उसका ओएफसी लाने का विचार कर रही है? ये देखिए, कब लाएगी, कैसे लाएगी, क्यों लाएगी, ये इसी को ही करने के लिए हमने ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का है, जब अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो वो अपॉर्चुनिटी को उसी प्रिंसिपल से लाया जाता है। आपको मालूम है कि सेबी के नियम हैं, बिल्कुल, तो ये चीजें टीवी स्टूडियो में बताई नहीं जा सकती कि इसमें ओएफएस आ जाएगा, इसमें कब आएगा, कैसे आएगा। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं क्या विचार हो रहा है गवर्नमेंट में, क्योंकि इस पे बातचीत चल रही है। नहीं, विचार की सबसे पहले तो आई थिंक वैल्यू क्रिएशन का इम्पोर्टेंट था। आपको मालूम है कि एलआईसी आईपीओ के बाद
ऐसे इवेंट्स आए, क्योंकि जिस संदर्भ में उस समय हुआ कि FIIs नहीं थे, FPIs नहीं थे और रिटेल ने उसमें बहुत रोल प्ले किया, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि वो लोग भी रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स में रहें और ये नहीं कि हम लोग आगे एग्रेसिवली उस पर बढ़ें। इसीलिए एक समय सीमा भी बढ़ाई है LIC में MPS करने की सरकार ने घोषित की है, जो 5 साल होती है उसको 10 साल किया है। सुमन सर, आपसे एक क्लैरिफिकेशन और चाहिए। टूरिज्म सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट काफी उत्साहित है। आज से पहले तक हमको 5 साल पहले, 6 साल पहले हमको याद है कि टूरिज्म के लिए 100 करोड़ या 200 करोड़ का बजट होता था। इस बार सरकार बोल रही है कि 75,000 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे स्टेट्स को। दूसरी, रिलीजियस टूरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ी है, खासकर राम मंदिर के बाद। उसको लेकर गवर्नमेंट की क्या सोच है वहां, तो कितना पोटेंशियल देखते हैं आप वहां? मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, ये 75,000 सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं है, टूरिज्म भी इसमें एक अंग है। रिलीजियस स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है और इसलिए जो हमने इसमें जिक्र किया है बजट में, ये है कि एक स्थल अगर उसको एक अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है तो वहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए। वहाँ होटल चाहिए, एक्टिविटीज चाहिए, ताकि आप एक मंदिर या किसी स्थल को देखने के लिए आए तो सिर्फ उसमें सीमित न रखते हुए उसके साथ कुछ और एक्टिविटीज, उसके लिए स्टेइंग के लिए अच्छे इंतजाम, कनेक्टिविटी, रोड, एयर, रेल और उसका एक अच्छा माहौल, ये सब एक इंटीग्रेटेड वे में बनाने के लिए आइकॉनिक डेस्टिनेशंस में, इसके लिए हम ये असिस्टेंस देंगे स्टेट्स को। और इसको स्टेट्स ही बनाएंगे, लेकिन सेंट्रल असिस्टेंस विल बी गिवन फॉर सर्टेन सेलेक्टेड लोकेशंस। और इसमें स्पिरिचुअल टूरिज्म भी एक अहम अंग है उसमें। Okay. और एक लास्ट क्वेश्चन सर आपसे जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट जो OMC को अलाउंस हुआ था 30,000 करोड़ का दिया जाएगा, उसे क्यों पोस्टपोन किया गया? क्या आपको लगता है OMC अभी क्योंकि क्रूड के प्राइसेस कम हुए हैं तो उनके पास एनफ पैसा है? देखिए, ये उनको एक सप्लीमेंट्री प्रोविजन था कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब लगता है कि वो इन दिस फाइनेंशियल ईयर इट विल नॉट एक्चुअली गो थ्रू एंड देयरफॉर द प्रोविजन हैज बीन मेड नेक्स्ट ईयर। और एक लास्ट क्वेश्चन सर पूछते हैं, फेम 2 जो अभी खत्म हो रहा है 31 मार्च को, एक्सपेंडिचर बजट में 2,600 कुछ करोड़ का प्रोविजन रखा गया है, तो ये फेम 2 के लिए ही होगा या फेम 3 आएगा? फेम 2 के लिए है। फेम 2 के लिए जो स्कीम 31 मार्च तक है उसी उसका सब्सिडी रिलीज अगले साल होगा। तो 31 मार्च के बाद देयर वुड बी केसेस विद स्पिल ओवर। और क्या गवर्नमेंट चूंकि ईवी को सपोर्ट करना है तो फेम 3 के बारे में भी सोच रही है? मैं अभी देयर इज नो डिसीजन ऑन फेम 3, दैट्स अ सेपरेट डिसीजन, आई कांट कमेंट नाउ। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे सर, एक SCI का डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, उस पे क्या अभी क्या स्टेटस है सर? उसका SCI का डिसइन्वेस्टमेंट कब तक हो सकता है? उसका हमने जो उसके जो नॉन कोर एसेट्स थे उसके लिए एक कंपनी का डीमर्जर ऑर्डर हुआ था और उसके पश्चात स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मांगी गई और हाल में ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन जो कि स्टैम्प एक्ट के अंडर जायज़ है, डीमर्जर पे नहीं लगनी चाहिए, वो कैबिनेट ने पास किया है और उसका नोटिफिकेशन होते ही हम लोग उसकी लिस्टिंग की ओर बढ़ेंगे। नई जो SCI लाल, तो उसका सेपरेशन, जब दोनों सेपरेशन हो जाएगा और शेयर होल्डर्स को नए शेयर जो हैं वो अलॉट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो जो मेन जो हमारा वो है उसमें फिर हम फाइनेंशियल बिड्स की ओर बढ़ेंगे। ओके सर, इंडियन ऑफ स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब मेन बजट आएगा जुलाई में तो एक बार फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। FM ने बजट प्रेजेंट किया है और हमारे साथ उस पर बात करने के लिए रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा है। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी सर, आपके पास हम आना चाहेंगे। टैक्स बुएंसी आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, हमारा ग्रोथ अच्छा हो रहा है, आगे क्या ये, अगर हम GST की बात करें तो जनवरी में 1,72,000 करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। पिछले 9 महीने में भी GST 1,65,000 करोड़ से ज्यादा रहा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी अच्छे हो रहे हैं। तो क्यों कंज्यूमर्स को, टैक्स पेयर्स को कुछ इंसेंटिव्स नहीं दिए जा रहे हैं? पिछली बार अगर आप इंटरिम बजट की बात करें तो पीयूष गोयल ने 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक के इनकम को टैक्स नील कर दिया था, इस बार कुछ नहीं दिया गया। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार पिछले बजट में टैक्स पेयर्स के लिए बहुत सी रियायतें, बहुत से इंसेंटिव्स दिए गए थे। जो आपने 5 लाख रुपए की सीमा आपने बताई, वो 5 लाख रुपए से बढ़ा करके पिछले वर्ष ही 7 लाख रुपए बढ़ाई गई थी।
उसी प्रकार से जो सैलरीड लोग हैं, नॉन गवर्नमेंट सैलरीड लोग हैं, उनको रिटायरमेंट पे जो फंड मिलता था, ग्रेच्युटी इत्यादि, उसका 2.5 लाख रुपए तक उनको टैक्स नहीं लगता था। उस लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ा करके 30 लाख रुपया किया गया था। साथ ही साथ जो एक सरलीकरण की बात की गई, एक सरलीकरण जो टैक्स योजना, पर्सनल इनकम टैक्स योजना थी, उसमें और बहुत, जो पहले 6 टैक्स स्लैब्स होती थी उसको घटा करके 5 टैक्स स्लैब्स किया गया और टैक्स दरों में भी कटौती की गई। तो पहले से ही काफी अधिक मात्रा में टैक्स रियायतें मिडिल क्लास के लिए पूर्व में ही, पिछले वर्ष में ही दी गई। इस वर्ष अंतरिम बजट होने के कारण से उसमें और अधिक कोई रियायत इसलिए नहीं दी गई। लेकिन एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि अभी हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने सभी जो विभिन्न डिमांड्स हैं, सभी हमारे जो करदाता हैं डायरेक्ट टैक्सेस के, करीब 65 करोड़ हमारे पास में पैन होल्डर्स हैं, करीबन 12 करोड़ करदाता हैं, करीबन 8 करोड़ ऐसे करदाता हैं जो कि रेगुलरली अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनमें 2 करोड़ 68 लाख ऐसी एंट्रीज 1962 से लेकर के और आज तक वो हमारे बुक्स में, हमारे रिकॉर्ड में दर्ज थी। उनमें से बहुत छोटी छोटी डिमांड्स भी थी, जिसके कारण से काफी असुविधा लोगों को होती थी, क्योंकि पुरानी डिमांड थी तो उसको वो, हालांकि उन्होंने उसको पेमेंट कर रखा है, लेकिन चूंकि हमारा रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले ये विकेंद्रीकृत रिकॉर्ड था, बाद में हमने इसे कंप्यूटरीकृत किया। तो जब हमने विकेंद्रीकृत से केंद्रीकृत, कंप्यूटराइज इसे किया, तब उसके अंदर में ये रिकॉर्ड कुछ इधर उधर हो गया और उसे रिकंसाइल नहीं होने के कारण से लोगों को परेशानी होती थी। उसको अभी इस बजट में माननीय मंत्री ने कहा है कि जो वर्ष 9-10, वित्तीय वर्ष 9-10 तक की 25,000 रुपए तक की इस तरह की डिमांड की एंट्रीज हैं, उनको हम परस्यू नहीं करेंगे, उनको हम छोड़ देंगे। और उसी प्रकार से वर्ष 10-11, वित्तीय वर्ष 10-11 से वित्तीय वर्ष 14-15 तक की 10,000 रुपए तक की जो डिमांड एंट्रीज हैं, उनको भी हम विड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से करीबन 1 करोड़ से अधिक ऐसी डिमांड एंट्रीज हैं जिसको परस्यू नहीं किया जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा और इससे हमारे सभी करदाताओं को लाभ होगा। बिल्कुल आपने सही कहा सर। एक चीज आपसे और हम पूछना चाहेंगे, 2 सनसेट क्लॉजेज हैं जो कि 31 मार्च को लैप्स कर रहे हैं। एक है कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जो 15% का टैक्स देता है विदाउट एग्जाम्पशन, वो 31 मार्च को लैप्स कर रहा है, क्या उसे बढ़ाया जा रहा है? और दूसरा फेम 2 के जो इंसेंटिव मिल रहे थे वो भी 31 मार्च को खत्म हो रहा है। इन दोनों पे क्या किया गया है? क्या बजट में कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, कुछ क्या प्रोविजन रहेगी? नहीं, चूंकि अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि 31 मार्च को समाप्त हो रहे हैं। उसके बाद उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। फेम 3 की जो बात हो रही थी वो फेम 3 के बारे में मैं नहीं आपको बता पाऊंगा। हाँ, लेकिन जो आपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए बताया, उसमें मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये स्कीम वर्ष 2019 में लाई गई थी और वर्ष 2019 में इसे वर्ष 2023 तक के लिए लाया था, लेकिन कोविड के वजह से इसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया 2024, 31/3/2024 तक। तो ऑलरेडी 5 वर्ष का समय, ये काफी अधिक समय होता है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि 15% नई के लिए है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए भी अधिक नहीं है, उनके लिए भी अब 22% ही है। तो ये एक काफी एक रीजनेबल रेट, एक न्याय संगत एक रेट है। तो इस बजट में उसके बारे में इसलिए उसको नहीं बढ़ाया। बिल्कुल। अपने बात करने के लिए हमारे साथ डीईए सेक्रेटरी अजय सेठ और डीएफएस सेक्रेटरी विवेक जोशी हैं। सर, आप लोगों का
ईटी नाउ स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय सेठ साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। कैपेक्स और बोरोइंग्स, कैपेक्स आपने बढ़ाया है करीब 11-12%। पिछले साल का जो 10 लाख करोड़ का कैपेक्स था वो 37% की हाइक हुई थी। आपको क्या लगता है कि अब हम मॉडरेशन की तरफ जा रहे हैं कैपेक्स में कि, और साथ ही फिस्कल डेफिसिट को आपने 5.8 से घटा के 5.9 से घटा के 5.8 इस बार किया है, 5.4 से 5.1 किया है। कैसे बैलेंस बना पाएंगे इन सब में? देखिए, अब ये भी जब हम कभी आंकड़ों की बात करते हैं तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ से सफर शुरू किया था और कहाँ पर हम हैं। अगर आपको ध्यान हो, लगभग 1 दशक पहले तक हमारे देश में जो पब्लिक कैपेक्स था बजट के थ्रू, वो लगभग 1.5, 1.5, 1.6% तक पहुंच गया था। अब इस वर्ष हम 3.4 पे हैं जीडीपी का। तो जब जरूरत थी कि उसे हम 1.5 से 2, 2.5, 3, अब लगभग 3.5 तक पहुंच गए। वहां पर पहुंचने के बाद अब एक प्रोपोर्शनल तौर पे आगे बढ़े, सो दैट इज वो उसकी जरूरत है। और एक बात को ये भी ध्यान में रखना है कि जो भारत में सेविंग्स हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है वो सीमित है। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा भाग जो अर्थव्यवस्था का है वो प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट होता है। प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं, बड़े कारपोरेट हैं, हाउस होल्ड इन्वेस्ट करता है, एमएसएमई इन्वेस्ट करते हैं, वो भी जो सेविंग्स है वहीं से आती है। तो ये एक रीबैलेंसिंग है कि सरकार अपना भी कैपेक्स ज्यादा रखती है, रखे हुए है, और प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए भी जगह रखनी है। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आ रहा है अगर बिल्कुल, क्योंकि अभी तक पिछले 3 सालों में हम देखें तो सरकार जो है काम कर रही है इन्वेस्टमेंट एड ग्रोथ पे ही, और इन्वेस्टमेंट से ही ग्रोथ हो रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विसेज में हो। आपने कैपेक्स इतना बढ़ा रहा है 3 साल में ही, अगर हम देखें तो लगभग 4 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ तक पहुंच गया। अगर आप ये बात 22-23 तक के संदर्भ में कहें तो मैं काफी कुछ सहमत हूंगा, लेकिन अगर 23-24 के आंकड़े आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप हाउसिंग क्रेडिट फॉर हाउसिंग, उसके आंकड़े देखिए, या जो एमएसएमई के लिए क्रेडिट जा रहा है उसके आंकड़े देखिए। तो इन्वेस्टमेंट 23-24 में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और आपने दूसरा एक प्रश्न पूछा था कि ये 5.1 पे जो कम किया गया है, तो इसका तो रास्ता 4 साल पहले ही रख दिया गया था 2021 में। ये 2025-26 तक जो है 4.5% पे वापस आना है, और उसी दिशा में काम हो रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। हाउसिंग की आपने बात की, उस पे बजट में बोला गया था कि हाउसिंग में कुछ नए स्कीम लाए जाएंगे। इस स्कीम्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या ये वही है जो कि पीएम ने रेड फोर्ट से अनाउंस किया था कि 60,000 करोड़ हम हाउसिंग स्कीम के लिए लाएंगे? देखिए, इसमें 2 अनाउंसमेंट है। एक तो यह है कि जो पीएम आवास योजना है ग्रामीण क्षेत्र, वो तो अलग है। तो जो टारगेट था 3 करोड़ का, वो कोविड के बावजूद लगभग पूरा हो चुका है। दूसरा 2 करोड़ और बनेंगे। तो उसकी जरूरत क्या थी? जरूरत यह है कि भाई जैसे जैसे समय होता है नए परिवार बनते हैं, बिल्कुल, और उनमें जरूरत है, तो उनको लिए 2 करोड़ का है। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास हाउसिंग की है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के भाषण में एक मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने कहा था कि किन लोगों के लिए ऐसी एक योजना बनाने का इरादा है। तो उस दिशा में काम हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीनों में वो स्कीम का रूपरेखा पूरी तैयार होके और उसकी फुल डिटेल्स जुलाई तक आएगी हमारे सामने, जुलाई की बजट में आएगी। ओके, विवेक जोशी साहब, आपसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहेंगे। सोलर रूफ टॉप के बारे में बोला गया है कि पीएम ने अनाउंस किया था अयोध्या में, उसके बाद कि 1 करोड़ घरों में, लेकिन बजट में कितना फंड एलोकेशन होगा उसके लिए वो क्लैरिटी नहीं है। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे, वो कैसे काम करेगा, कैसे फंड मिलेगा 3 किलोवाट तक? क्योंकि अभी भी आई थिंक जितना हम जानते हैं 1 करोड़ ऑलरेडी चल रही है स्कीम सोलर पे। तो बजट में इस बार जो अलॉटमेंट बढ़ा के किया गया है और 10,000 करोड़ का किया गया है, और ये योजना किसी फॉर्म में जरूर चल रही है, आपकी बात ठीक है। उसको काफ़ी, उसका ऑफटेक उतना ठीक नहीं है, इसीलिए उसमें कुछ कोर्स करेक्शन करने की आवश्यकता है। और कुछ जैसे उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं कस्टमर के या बेनिफिशियरी की तरफ से, उनको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। तो वो सारी रूपरेखा अभी एक तरह से वर्क इन प्रोग्रेस है, और जैसे वो फाइनल होगी तो आपके सामने लाया जाएगा। तो ये सोलर रूफटॉप बनेंगे, इसके लिए डिमांड भी बहुत बढ़ेगा। तो हम क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कुछ
सब्सिडी या इंसेंटिव्स देंगे कि हम डोमेस्टिकली वो उसके लिए रूफटॉप बना सकें, क्या वो इंपोर्ट ड्रिवन ही होगा? हाँ, तो इसमें देखिए 2-3 तरह से ये स्कीम जो है सारी इकोनॉमी को मदद करेगी। एक तो जो कस्टमर या कंज्यूमर है जिसके घर के ऊपर रूफटॉप लगाया जा रहा है उनके लिए। दूसरा जो सप्लायर हैं, जो ये मैन्युफैक्चरर हैं और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो मेंटेनेंस करने वाले लोग हैं, तो एक तरह से ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का भी कार्य करेगी। और ज्यादातर हम इसमें मेक इन इंडिया का पे ही फोकस रखें। एक और सवाल, आपने बात की आयुष्मान भारत की कि उसमें हमने आंगनवाड़ी को इंक्लूड कर दिया बीपीएल के अलावा, लेकिन जो बात चल रही थी कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनको इंक्लूड करने की बात चल रही थी, क्या उस पे कुछ काम हो रहा है कि सीनियर सिटीजन्स को कुछ इंसेंटिव देते हो? क्योंकि जितना मुझे पता है कि सरकार के साथ शायद प्राइवेट इंश्योरेंस की मीटिंग भी हुई थी और उनका ये कहना था कि वो एक मिनिमम प्रीमियम पे जो सीनियर सिटीजन पे उन्हें भी दे इंश्योरेंस दे, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अभी वो प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट उनको मिलता ही नहीं है सीनियर सिटीजन को। नहीं, तो जो ये आयुष्मान भारत है इसमें तो जो भी वो SECC का सर्वे है उसके अंतर्गत आते हैं जो भी लोग, वो किसी भी उम्र के हैं, वो सारे कवर होंगे। 5 लाख तक का कवरेज है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने जो लोग उस लाइन के अंदर नहीं आते हैं उनको भी एक्सटेंड किया है, या कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने 5 के ऊपर टॉपअप भी दिया है। तो ये इस तरह के कवरेज इसमें बढ़ाया जा रहा है। और आज जो है आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर को भी कवर कर दिया गया। और जहां तक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की बात है, उनसे सरकार की मीटिंग होते रहती है और रेगुलेटर भी मिलते हैं, और वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो उनको लाना होता है मार्केट में वो ऑलरेडी लाते हैं। सेठ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, फेम स्कीम जो है फेम 2 वो 31 मार्च को लैप्स हो रहा है। एक्सपेंडिचर बजट जो है उसमें 2671 करोड़ का एलोकेशन है, वो फेम 2 के लिए है या फेम 3 आएगा उसके लिए है? उस पर थोड़ा क्लैरिटी दे सकते हैं? देखिए, जो इस बजट में अनाउंसमेंट है वो हम सबको पता है। कल को क्या योजना बनेगी तो उसके बारे में आज की तारीख में बात करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जो एक दिशा निर्देश जिसे कहते हैं कि उस बजट में क्या है, ईवी सेक्टर का जो इकोसिस्टम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसमें मैन्युफैक्चरिंग, उसमें PLI से सरकार ऑलरेडी मदद कर रही है उसमें। फिर उसकी डिमांड को किस तरह से सपोर्ट किया जाए, खाली प्राइवेट व्हीकल का ही नहीं, पब्लिक जो व्हीकल हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है, उसमें बसेस का, उसके लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म आता है। तो इन सारे क्षेत्रों को और सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए अब योजना बनेगी और फिर उसमें उसकी डिटेल्स आएंगी हमारे सामने। तो मार्च के बाद अगर जुलाई में अगला बजट आता है तो वो 3 महीने सस्पेंडेड रहेगा? नहीं, देखिए, जो इस समय की योजना है फेम 2 का, वो तो योजना चल रही है इसमें, तो वो 31 मार्च को खत्म हो रहा है ना, लैप्स। उसके बारे में सूक्त निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, वो तो दूसरा उसी तरह का सिर्फ बात कर रहे हैं कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को जो टैक्स कंसेशन दिया गया था कि 15% पे 22% की जगह, वो भी 31 मार्च को लैप्स हो रहा है। वहां पे क्या उनको एक्सटेंशन हम नहीं दिया क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड थी कि उसे बढ़ाया जाए? उसमें तो शायद कोई ऐसा अनाउंसमेंट उसमें बजट में नहीं अनाउंसमेंट हुआ है, तो मतलब वो भी लैप्स हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? 31 मार्च तक उनका एग्जम्पशन है, जो प्रोडक्शन शुरू लैप्स हो जाएगा वो। सर, आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, NPS को लेके बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट अपोजिशन रूल थे, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर रही हैं। तो सरकार ने एक डिसीजन लिया था, एक कमेटी बनाई गई थी फाइनेंस सेक्रेटरी के अंडर की न्यू पेंशन स्कीम को रीस्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि एक मिनिमम गारंटी दिया जा सके। उस पे क्या हो रहा है सर? उस पे तो कुछ NPS जैसे हम जो आज का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं वो आज के बजट को लेके है, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जस्ट आपको, क्योंकि आपने जाहिर की है ये क्वेश्चन, तो NPS पे जो कमेटी है वो अभी विचार कर रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है, वो काम कर रहे हैं। कमेटी के रिकमेंडेशन अभी तक नहीं आया? कमेटी का रिकमेंडेशन अभी अवेटेड। ओके सर, आप दोनों का ET Now स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।